हेलो एवरीवन, कैसे हो आप दोस्तों। मैं रेनू, स्वागत है आपका ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन में। जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पीजीटी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके कॉजेज क्या है, काइंड्स क्या है, क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाता है, उन्हीं रीजंस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या रीजन है? पहला उसका रीजन है प्राइस चेंजेस। देखो बेटा, सबसे मेन जो आपका फैक्टर है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को गड़बड़ करने का, वो है आपका प्राइस में चेंज होना। देखो, प्राइस में चेंज किस तरीके से, अभी हमने बात किया बैलेंस ऑफ पेमेंट का गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो होता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज के अमाउंट में, प्राइसेस में जब चेंज होता है तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट आता है, उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। प्राइस चेंजेस कैसे होता है? जब प्राइस चेंजेस होते हैं तो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? आपके एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, डेफिशिट हो जाता है। जब आपका डिसइन्फ्लेशन हो जाता है तो सरप्लस हो जाते हैं। इट मीन्स आपके इंपोर्ट कम होके आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है कि इंपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है एंड एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। अभी प्राइस चेंजेस का हमने टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने बात किया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स जब प्राइस बढ़ गए तो क्या हुआ, वहां पे डिफिशिट आ गया। डिफिशिट किस में आ गया? आपके एक्सपोर्ट में डिफिशिट आ गया। जब प्राइस कम हो गए तो क्या हो गया? तो आपके एक्सपोर्ट ज्यादा यहां पे बढ़ गया है, ठीक है। डिफिशिट से, इस डिफिशिट से क्या होता है जो इन्फ्लेशन की वजह से आया है? डिफिशिट रिजल्टेड इंक्रीज इन डेप्टनेस। जब उधारी ज्यादा बढ़ जाती है। डिप्लेशन ऑफ गोल्ड रिजर्व, हमारे पास गोल्ड के रिजर्व्स कम हो जाते हैं। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होता है और इन्फ्लेशन की वजह से डेफिसिट यहां पे आ जाता है। अब एक चीज सरप्लस की होता है, मींस डिसइन्फ्लेशन की होता है। सरप्लस होता है अगर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसकी वजह से वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो जाता है और आपके मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यहां पे हो जाते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है? इंपोर्ट कम हो जाते हैं, एक्सपोर्ट कॉस्टलर हो जाते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करना आसान हो जाता है और एक्सपोर्ट करना यहां पे महंगा हो जाता है। एक्सचेंज रेट सेम रहती है इन्फ्लेशन के टाइम पे। इन्फ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन में इंक्रीज इन इंपोर्ट, जैसे अभी बताया, अगर चीप होगा तो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट हम करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइस जो उस प्रोडक्ट का है, उस रॉ मटेरियल का है, वो ज्यादा है। तो अब हम यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे अपनी कंट्री से उस प्रोडक्ट को ना खरीद के हम बाहर की कंट्री से उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे चीपर रेट में इंपोर्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे इंपोर्ट आपके ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा होने का रीजन क्या है? क्योंकि आपको डोमेस्टिक प्राइसेस यहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इंपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जब बैलेंस बिगड़ता है तो इट मींस हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम होने की वजह से आपके प्रोडक्ट की फॉरेन डिमांड भी यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट को टाइम से फॉरेन मार्केट में पहुंचाएंगे ही नहीं तो वहां पे जो उसका मार्केट शेयर है, मार्केट जो उसने वहां पे प्रभुत्व बनाया हुआ है, अपना वहां पे एक नाम बनाया हुआ है, जब प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल नहीं होगा तो वो नाम भी धीरे धीरे धुंधला होने लगेगा। समझ में आया बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से जब प्राइस चेंज होते हैं, प्राइसेस चेंज होते हैं, तो उसका हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट आता है? इन्फ्लेशन आता है तो डेफिसिट आता है, डिसइन्फ्लेशन आता है तो सरप्लस आता है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब इसके नेक्स्ट फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कोजेज हैं जो उसको डिसइक्विलिब्रियम के लेवल पर लेके आते हैं। उन्हीं कोजेज में सेकेंड हमारा यहाँ पे टर्म्स है बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस है, बिजनेस में
5 टाइप के पीरियड्स आते हैं, वो साइकिल्स आते हैं, जैसे कि रिकवरी का सेशन उसका आ जाता है, उसका बूम पीरियड आ जाता है, प्रोस्पेरिटी पीरियड आ जाता है, उसका रिसेशन पीरियड आ जाता है, डिप्रेशन पीरियड आ जाता है। ऐसे ही एक बिजनेस का एक प्रॉपर साइकिल होता है, उसके ऊपर वो अपलिफ्ट होता है। कैसे अपलिफ्ट होता है? अगर वो बूम पीरियड में होता है, इट मीन्स उसको वहां पे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहे हैं और वो ज्यादा एक्सपोर्ट हमारे कंट्री के लिए कर रहा है। तो ऐसे ही हम बिजनेस साइकिल्स भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करते हैं। डिप्रेशन पीरियड में सिंकेज हो जाती है वर्ल्ड ट्रेड में, ज्यादा वहां पे आपका एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। प्रोस्पेरिटी में थोड़ा सा बिजनेस है जो एक्सपोर्ट को थोड़ा बढ़ावा मिलता है। बूम पीरियड में रैपिड ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ता है, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं और हमारे इंपोर्ट कम हो जाते हैं। इट मीन्स मेन रीजन भी है बिजनेस साइकिल हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम करने का। देन थर्ड पॉइंट है सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम। क्या आपका साइकिल है, कैसे सर्कुलेट होता है आपका डिसइक्विलिब्रियम हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम लॉन्ग ट्रेंड है, एक लॉन्ग पीरियड ट्रेंड है जो हमारी इकोनॉमी में लंबे समय तक चलता रहता है, जिसकी वजह से डिमांड हाई हो जाती है। अगर डिमांड हाई हो जाती है तो उसकी वजह से हाई डोमेस्टिक प्राइसेस हो जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस डोमेस्टिक लेवल पे ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट तो अब करना ही पड़ेगा। अगर डोमेस्टिक प्राइस ज्यादा है रॉ मटेरियल के, उस गुड्स एंड सर्विसेज के, तो अब वो पर्सन यहां से क्यों खरीदेगा, वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट की तरफ भागेगा। तो ये भी एक मेन रीजन हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम करने के लिए हो जाता है। फिर स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। स्ट्रक्चर ऐसा क्या स्ट्रक्चर है हमारी इकोनॉमी का जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को गड़बड़ाता है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम एक पर्टिकुलर टाइप के आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, आप पर्टिकुलर टाइप के अल्टरनेटिव्स यूज करते हैं, आप ऐसे अल्टरनेटिव सोर्स को यूज करते हैं जो ज्यादा ग्रोथ पे नहीं है, तो इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट तो गड़बड़ाएगा ही। आपको वहां पे क्या करना है, बेटरमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी के बारे में सोचना है। तो कैसा होगा, जो आप जिन सोर्स से आप, जैसे ट्रांसपोर्ट रूट हो गया, जो ट्रांसपोर्ट रूट आप अभी एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसकी वजह से आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही हो। कॉस्ट ज्यादा होगी तो आप एक्सपोर्ट करने लायक नहीं रहेंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो इट मीन्स आपको अल्टरनेटिव वहां पे ट्रांसपोर्ट रूट को देखना होगा, ताकि आप कॉस्ट को कम कर पाए, एक्सपोर्ट ज्यादा हो और आप मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पे कमाए। से बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम है, चलिए बात करते हैं इनके बारे में। डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई करोगे, अगर आप अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई देखोगे तो स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम कम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट चेंज करोगे तो डिसइक्विलिब्रियम कम हो जाएगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट रूट में चेंज करते हो तो भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल लेवल पे आने की कोशिश हो जाएगी। शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम क्या है? देखो, शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम क्या है, जो थोड़े टाइम के लिए हमारी इकोनॉमी में रहता है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ज्यादा गड़बड़ाता नहीं है। ठीक है, क्या होता है, बट मेन रीजन होता है, देखिए स्ट्रक्चरल आपका शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम, जैसे कि कोई फसल उगाई थी वो खराब हो गई, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, उसकी वजह से आपकी फसल खराब हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, आप ज्यादा एक्सपोर्ट बाहर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रैपिड पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से जो एक्सपोर्ट आप करते थे, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर भेजते थे, वो अब आपको डोमेस्टिक यूज के लिए रखना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ाने का, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम करने का मेन रीजन हो सकता है। फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके लिए करना पड़ेगा आपको। डोमेस्टिक डिमांड आपको यहाँ पे कम करनी पड़ेगी। डोमेस्टिक डिमांड कम कैसे होगी,
ज्यादा पॉपुलेशन है तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो डोमेस्टिक लेवल पे आप यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो इनफ नहीं है। उसकी वजह से अब आपको उन गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर से मंगवाना पड़ेगा, तो इंपोर्ट तो बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट यहाँ पे कम हो जाएगा। जब भी आपका एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट अपलिफ्ट होता है, इट मीन्स आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे गड़बड़ा रहा है। ठीक है, ये थे आपके कॉजेज एंड काइंड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, डिसइक्विलिब्रियम है क्या, चलिए बेटा इसको देख लेते क्या है ये। इसको मैं आज आपको अच्छे समझा के ही हटूंगी। डिसइक्विलिब्रियम मीन्स जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा जाए। कैसे गड़बड़ाएगा? देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें तो भैया इनफ्लो चाहिए, चाहे वो कैपिटल का हो, मनी का हो, हमारे पास तो गुड्स एंड सर्विसेज का हो, हमारे पास तो इनफ्लो चाहिए। इनफ्लो होना चाहिए जो हमारे क्रेडिट साइड हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के शो हो, जो हमारी एसेट्स के और हमारी मजबूती को दिखाए, उसी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। बट यहाँ तो डिसइक्विलिब्रियम की बात हो रही है। डिसइक्विलिब्रियम मीन्स आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट बढ़े जा रहा है, इंपोर्ट बढ़ने की वजह से डिसइक्विलिब्रियम बढ़ता जा रहा है। उस डिसइक्विलिब्रियम को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। अब देखो, नाम से समझ में आ रहा है इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा। देखो बेटा, जब हमारी कंट्री में अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, पढ़े लिखे लोग यहाँ हो रहे हैं, टेक्निकल सर्विसेज यहाँ पे आ गई हैं, टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे आ गई है, तो इसकी वजह से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, डेवलपमेंट हो गई है, सोसाइटी की डेवलपमेंट हो गई है। सोसाइटी की डेवलपमेंट होने की वजह से उनके खर्चे बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ के उनकी डिमांड बढ़ गई है। भाई साहब, डिमांड तो बढ़ गई है, अब उस डिमांड को पूरा करना डोमेस्टिक लेवल पे थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब मुश्किल हो गया तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? हम इंपोर्ट करेंगे। भाई साहब, हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसी डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे, तो इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, तो उन्हीं इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के ऊपर ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम आता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स है, डेवलपमेंट हो गई है। साइक्लिकल फैक्टर्स हैं, सेकुलर फैक्टर्स, स्ट्रक्चरल फैक्टर हैं जो हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़े हैं। ये सब वही फैक्टर्स है जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को बढ़ाते हैं। फिर आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। भाई साहब, पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर तो हमारा कंट्रोल रहता ही नहीं है, कभी भी लड़ाई छिड़ जाती है। ठीक है, कभी भी यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड के रूट चेंज हो जाते हैं। कैसे? अब उस कंट्री ने इस कंट्री के साथ बिजनेस करना बंद कर दिया, अब हमारी कंट्री के साथ, मान लीजिए पाकिस्तान के साथ रिलेशन थोड़ा अच्छे नहीं है, उसकी वजह से वहां पे जो हमारा उनके साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है वो थोड़ा कम होता है। अब कम होने की वजह से क्या है? इसकी वजह से वहां उस कंट्री से तो हमारे रिश्ते थोड़े अच्छे नहीं हैं। अब उसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें इक्वल करने का जो मौका मिलता है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नहीं हो पाएगा, तो वो हमारा रूट चेंज हो गया। हमने वहां पे अपने प्रोडक्शन को देने की बजाय, वहां पे एक्सपोर्ट करने की बजाय कहीं और पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे पॉलिटिकल रीजंस में आती है जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बिगाड़ के रख देती हैं। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, फैशन चेंज हो गया है, प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, अब लोगों को वो चीज लाइक नहीं आती है, डिसलाइकिंग उस प्रोडक्ट के लिए बढ़ गई है। ठीक है, उनका अब इंटरेस्ट चेंज हो गया है, तो वो भी एक मेन फैक्टर है आपके। अब मैडम, इसके आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम तो इतने सारे फैक्टर्स आपने गिनवा दिए कि किन की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा रहा है। इसको ठीक करने के रीजंस तो बताइए, मेजर्स तो बताइए, कैसे करेक्ट करें। चलिए बेटा, घबराइए नहीं, इसको हम करेक्ट भी करते हैं। करेक्ट करने के हमारे पास मेजर्स हैं, ऑटोमेटिक मेजर्स एंड डेलिबरेट मेजर्स। ऑटोमेटिक मेजर्स वो हैं
जैसे कि वो फ्रीली काम करते हैं। अगर किसी चीज की वजह से कोई प्राइस बढ़ा है, अगर उसकी डिमांड बड़ी कम हुई है, तो अगर उनको फ्रीली मार्केट में छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो अपनी डिमांड को ठीक कर सकते हैं, अपने प्राइसेस को ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में सुना है कि जो डिमांड है वो अपनी सप्लाई खुद तय करती है, ठीक है, जो सप्लाई है अपनी डिमांड खुद तय करती है। तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, उसी को आप ऑटोमेटिक मेजर्स बोला गया है। ऑटोमेटिक मेजर्स में गोल्ड स्टैंडर्ड और पेपर करेंसी स्टैंडर्ड यहाँ पे तय किया जाता है, देन उनको मार्केट में फ्रीली छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब आपकी जो डिमांड है फॉरेन, एक जब डेफिसिट आता है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, डेफिसिट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है ज्यादा हो जाती है एंड सप्लाई कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज रेट हाई हो जाता है। वो तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। देखो, जब डिमांड ज्यादा हो जाती है प्राइस अपलिफ्ट हो जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है प्राइसेस कम हो जाते हैं। क्यों है भाई साहब ऐसा, ठीक है ना। तो ये आपस में तय करते हैं एक दूसरे के, ये फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये आपस में तय करते हैं। तो इट मीन्स ऑटोमेटिक मेजर्स हैं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। फिर डेलिब्रेट मेजर्स में आया। डेलिब्रेट मेजर्स में 3 टाइप से आपके डेलिब्रेट मेजर्स हैं, मॉनेटरी मेजर्स, ट्रेड मेजर्स एंड आपके अदर मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स में पहला आपका मॉनेटरी, मनी को कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करना या उसको एक्सपेंशन करना, मनी को डीवैल्यूएट करना या रीवैल्यूएशन करना, आपके एक्सचेंज को कंट्रोल करना। ज्यादा से ज्यादा आपको बाहर की करेंसी अपने इंडिया में चाहिए तो आपको एक्सपोर्ट ज्यादा करना होगा और अपनी करेंसी को बाहर जाने से रोकना होगा बाय इंपोर्ट। देन आपके ट्रेड रीजंस, ट्रेड मेजर्स कौन से हैं, आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा एंड आपको इंपोर्ट को यहाँ पे कम करना होगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी। अदर मेजर्स में आता है फॉरेन लोन, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा उनको लोन प्रोवाइड कराइए, जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर की मनी, बाहर की करेंसी, फॉरेन करेंसी हमारी इंडिया में आएगी। वो ऑटोमेटिक मेजर यहाँ पे वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने में हेल्प करेगा। इंसेंटिव दिए जाएंगे, हमारे फॉरेन के जो लोग हैं इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में करते हैं तो हम इंसेंटिव को देते हैं। टूरिज्म ज्यादा बढ़ेगा, बाहर की करेंसी इंडिया में आएगी, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल हो जाएगा। फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बोलो भाई जो लोन लिया, एडवांसेस लिए हैं, उनको टाइम पे वापस करिए, उसकी वजह से हम आपको क्या देंगे, हम आपको इंसेंटिव्स यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे ढूंढना होगा। अभी हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, वो जो हमें डोमेस्टिक लेवल पे महंगे पड़ रहे हैं तो हम बाहर से मंगवाते हैं। नहीं, आप रॉ मटेरियल को मत मंगवाइए, आप कैपिटल गुड्स को बाहर से मंगवाइए। उन कैपिटल गुड्स से, उन मशीनरीज को यूज करके आप अपने रॉ मटेरियल को इतना बेटर बनाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड बाहर कंट्री में बढ़े और बाहर की कंट्री का जो फॉरेन करेंसी है हमारी कंट्री में इनफ्लो हो। तो ये थे इसके मेजर्स, ठीक है, एंड आपके फैक्टर्स। अभी ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।